फाइनली मैं जिम पहुंच चुका हूं और मैंने कहा था ना आपको कि मैं अपना जिम वाला लाइफस्टाइल आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं जिम कर रहा हूं। लेकिन आज जो है ना मैं ग्वालियर में नहीं हूं और आपको पता है मैं कहाँ हूं। क्विक स्टार्ट। अरे सूरज भाई, आप तो यूरोप में थे। भाई मैं कल आया हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ यार, यूरोप से मैं मलेशिया गया 3 दिन। अच्छा। 4 दिन और 4 दिन इतना हेक्टिक था। 2-3 दिन ही मैं जो है सो पाया। 2-3 घंटे ही एवरीडे सो पाया। कल रात में पटना में मस्त भाई 8 घंटे की नींद हुई है। अभी मेरे को मजा आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। हम लोग इस वक्त जो है पटना में है, मतलब मैं ग्वालियर से पटना आया हूँ सूरज भाई के कहने पर। थैंक यू यार। आप ना और पता है सूरज भाई, मैं ना 9 महीने बाद घर से बाहर निकला हूँ, और वो भी सिर्फ आपके लिए। पर आपकी सेहत अच्छी लग रही है यार। अच्छा, जो मॉर्निंग है वो जिम में हो रही है। आप भी जिम जाते हो यार? ये कैसा 2 चीजें हमारे युवाओं ने और हर समाज के और किसी ने भी करनी चाहिए कि एक तो अपने कार्बोहाइड्रेट्स जो इंटेक करते हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। मैंने 1.5 महीने में यही सीखा है। वेरी गुड यार। क्योंकि क्या होता है यार, देखो हमारे खाने में ना हम रोटी खा लेते हैं। बिल्कुल। रोटी कार्बोहाइड्रेट्स होती है। उसके साथ चावल भी खा लेते हैं, बिल्कुल। वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होती है। प्रोटीन दाल वगैरह में थोड़ा सा जाते हैं, मीट वगैरह में आ जाता है, अंडे वगैरह में। तो अगर हम बैलेंस करते हैं उसको, मेरे को भी पता नहीं था। मैं जो कहता था पहले रोटी खाओ, फिर रोटी के साथ दाल खाओ, फिर दाल के साथ फिर सब्जी और फिर चावल। तो यार वो उसमें ना ब्लड का जो कंटेंट होता है ना वो बढ़ जाता है। कंटिन्यू करता तो शायद डायबिटिक की 1 लेवल तक जा सकता था। तो फिर मैंने पिछले ये जनवरी से एक्चुअली मैंने ये कर दिया है। टोटल शुगर 0 है मेरे इनटेक में। अगर मैं बताऊं कि अगर शुगर इनटेक हम कम करते हैं, मैं आपको सच में बताता हूं, मैं इंडिया में पिछले साल 2023 में कम से कम 8 से 9 महीने रहा और 1 महीना नेपाल में था और कुछ हफ्ते के लिए श्रीलंका में था। तो वो पता नहीं चलता था कि इतना हम खा रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ अपनी लाइफस्टाइल कितनी चेंज हुई है। एक जमाने में हम लेबर या मेहनत कश काम करते थे, तब आपको ये कार्ब्स लगते हैं क्योंकि आप एनर्जी यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी आज क्या हो गया है, हम दिन रात टेक्नोलॉजी के सामने हम रहते हैं। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। जब हम खाएंगे तो जाकर वहां बैठ जाएंगे कहीं पे लैपटॉप या इस पे, तो वो निकलेगा कैसे? वो निकलेगा ही नहीं ना। फिर उससे एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ती है तो फिर वो स्पाइसी खाना हो या जो भी हो, फिर हार्ट की बीमारियां होती है। कितना आसान है अगर हमें ये पता हो कि कितना हमें प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है। और जो चीज मुझे खाने में सबसे अच्छी लगती थी ना, मैं वही डबल खा रहा हूँ। वेरी गुड। और उसके बाद भी वेट कम हो रहा है। देखो भाई, क्योंकि क्या है ना कि देखो सीधी बात है, अपना शरीर जो है ये कचरा कुंडी की तरह नहीं है। बिल्कुल। हम कचरे कुंडी में क्या करते हैं कि, और ये भी एक बहुत गलत बात है। देखो कि वो बोला जाता है ना, ये भी मैंने सीखा कि खाना प्लेट में पूरा खत्म कर लो। जरूरी नहीं है भाई। अभी तुम जो है उस सिचुएशन में नहीं हो। पहले तुम थे शायद। अभी तुम अगर 3 रोटियां दी हैं और आपको लगता है कि 2 रोटियां खानी है, और मेरे जो मित्र है जो हार्ट के स्पेशलिस्ट है पुणे में, उन्होंने कहा था सूरज आप इतना खाओ कि 1 रोटी की तरह भूख आपके पेट में रहनी चाहिए कौन से भी टाइम। बिल्कुल। तो आपको लगभग जो है 1.5 महीना हो गया होगा जिम से? हाँ। 2 महीने। का मॉर्निंग व्यू देखिए। पूरा इंडिया इसी से बर्बाद है। आपको पता है इंडिया में क्या चल रहा है? नहीं यार, मैं उतना अखबार पढ़ लेता हूँ कभी कभी। इंडिया में जो है इस समय संसद में अमित शाह ने एक बयान दिया था। अच्छा। बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो फैशन बन गए आजकल, और उस पर जो है इतना बवाल हो गया। ऊपर से उन्होंने संसद में बार बार जो है अमित शाह जी ने अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, मतलब जिनको हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, उनको वो उनके नाम से पुकार रहे थे। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्योंकि वो फोकस कर रहे थे किसी दूसरी पार्टी को बेइज्जत करने की। नहीं तो देखो यही बाबा साहब को क्यों उन्होंने घसीट लिया? नहीं तो उनका यही है ना कि अरे हमारे भी लोग यार, कैसा है कि ये बीजेपी ने शुरू किया भाई भक्ति भाव और ये पूरा चक्कर। अब अम्बेडकर को अम्बेडकर ही बोलेंगे, हम बाबा साहब बोलते हैं, जो भी कुछ है वो उनका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके संस्कार है ना। जैसे स्कॉलरली वर्ल्ड में कोई बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह अम्बेडकर ही बोलते, लास्ट नेम से बोला जाता है, जैसे गांधी को गांधी बोलते हैं। हाँ, अब ये पॉलिटिक्स की बात है
तो अमित शाह की जो पार्टी है वो पार्टी इसी तरह की राजनीति में फंसी रहती है, उलझी रहती है। तो उन्होंने किया ये, तो पहले से ही हमारे पास जो है कि फैशन बन गए। भाई फैशन नहीं है क्या, तुम्हारी टी शर्ट देख लो, हाँ बिलीव इन। तो बहुत सारे- फैशन ही, उसमें क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। और ये यार एक्चुअली ये देखो, ये राजनीति और समाज का स्तर कितना नीचा हो गया है कि ऐसे मुद्दों को भी हम जो है उसको आत्मसम्मान वगैरह की बात लेते हैं। तो इतना बवाल क्यों मचा दिया फिर? मतलब वो आपको नहीं लगता कि अरे उनके पास इशू नहीं है ना, बचे नहीं कोई इशू। देखो इशू, नॉन इशू इशू तब बनते हैं जब उन्होंने, देखिए अगर वो राहुल गांधी बोलते तो बीजेपी वाले क्या करते? वो भी यही करते? तो कांग्रेस राजनीति, बीजेपी की राजनीति में मत फंसो यार तुम। वो दोनों मनुवादी विचारधारा है, तुम उसमें क्यों फंस रहे हो? तुम्हारे लोग कब समझेगा वो तुमको? फिर जो गधा होता है, गधे को लगता है कि मैं घोड़ा बन गया हूं क्योंकि राजा बैठा है ऊपर। गधा गधा है भाई, तो तुम क्यों किसी घोड़े को बनाने के पीछे पड़े हो? तुम राजा आदमी हो, तुम उसमें रहो। तो ये दिस इज नॉट द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स दैट वी शुड एस्पायर टू। समझ रहे हो? आपको आपके बेसिक मुद्दे हैं, आपका खाना नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, उसको देखो भाई। और ये पूरा मामला है, ये जो पूरा मामला जो इन लोगों ने उठा लिया, मतलब कांग्रेस ने उठा लिया पूरा मामला, आपको नहीं लगता कि किसी बहुजन पार्टियों को उठाना चाहिए था ये मामला? ये जो है उनके अंदर एक ऊर्जा भर देता, क्योंकि ज्यादातर लोग जो ऑफेंड हुए हैं वो सारे बहुजन्स हुए हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब को मानने वाले हैं। और वो सच में हुए हैं। मतलब वो, आप महाराष्ट्र चले जाओ, आप कभी किसी के सामने बाबा साहब का नाम लेकर देखना, वो लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। सही है। नागपुर चले जाओ, वहां कई बार लोग टोक देते हैं और वहां वो पार्लियामेंट में इस तरह से बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो बहुजन पार्टी को उठाना चाहिए था। उनका इशू नहीं है ना। और बहुजन पार्टी के कौन है अंदर, वो भी तो देखो। कौन है बहुजन समाज पार्टी का अंदर, या कोई भी बहुजन पार्टी का व्यक्ति कौन है अंदर वहां पर? उसको तो अम्बेडकराइट पार्टी है, जो इन लोगों को इन मुद्दों को बहुत अच्छे से पकड़ लेना चाहिए था। वो एक तरीके से उनको एक तरह से क्या जान मिल जाती, एक मुद्दा मिल जाता। यार देखो ऐसा है, मैं इसको समझता हूँ, इसके दोनों आयाम है कि अगर मोदी से अमित शाह छूट जाते हैं, अम्बेडकर एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं और बीजेपी की राजनीति का वो ढलान होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसको अगर उसके नजर से देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए कांग्रेस का भी जो मुद्दा था, छोटा मुद्दा था, एनडीए यूपीए की 2 सरकार के बाद का करप्शन वगैरह वगैरह के चक्कर में छोटे मुद्दे को बड़ा बनाया। अगर इसी मुद्दे को अगर वो बना पाए तो बहुत बड़ा हाउस ऑफ कार्ड्स का क्रम्बलिंग हो सकता है। तो अगर इसको एक यूनाइटेड राजनीति की तरफ से देखते हैं तो ये बात बन सकती है। राहुल गांधी में वो एबिलिटी है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद ही एक दलित समाज से आते हैं, इसका आउटपुट पॉलिटिक्स बदलने की दृष्टिकोण से हो सकता है। तो हमको इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुजन पार्टी ने क्यों नहीं किया, किसने क्यों नहीं किया। मुद्दा बना है तो उसको किस तरह से हम जोड़ सकते हैं। नहीं तो यार क्या है ना, अमित शाह एक मेन पिलर है। और पता है जब उन पर अटैक हुआ ना, तो मोदी जी खुद आ गए, उन्होंने लाइन से ट्वीट करना स्टार्ट कर दी उनके सपोर्ट में। अच्छा, क्योंकि देखो थोड़ा इंग्लिश में कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा था, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया था। क्योंकि भाई यही राजनीति भाजपा और आरएस के लोगों ने की। मुद्दों के जो भावनिक मुद्दे थे, जैसा राम दुनिया भर के कंसेप्ट है हमारे पास, एक राम नहीं है। फिर उन्होंने सिर्फ एक विशेष ब्राह्मणिकल राम को, जो ब्राह्मणवाद से ताल्लुक रखते हैं, उसका प्रमोशन किया। पर बिहार में आप जहाँ पर है, इनके यहाँ राम की अलग कल्पना है, कबीर के दृष्टिकोण से देखी जाती है, या गांव देहातों की राम की कल्पना है। तो बट उन्होंने उसका जो है मुद्दे भावनिक बना के उस लोगों को अपनी सरकार लाई। तो यह भी वही है, अम्बेडकर राजनीति ने भावना भी रहनी चाहिए। मैंने कहता कि भावनिक मुद्दों पे नहीं बोलना चाहिए, पर अम्बेडकर राजनीति ने भी भाई जो खाने पीने के मसले हैं, जो नौकरियों के मसले हैं, जमीन के मसले हैं, एट्रोसिटीज के, उसकी तरफ अगर ज्यादा ध्यान दिए, नहीं तो वो क्या करेंगे, अरे दलितों को उलझाना है ना, अम्बेडकर को कुछ बोल दो, अम्बेडकर की वहाँ मूर्ति लगी है, सबसे ज्यादा तो उनकी लगी है, कुछ ना कुछ उसको कर दो। सही बात। या भाई संविधान के ऊपर कुछ बोल दो। तो हमारे मुद्दे तो वही बन रहे हैं। तो फिर उसके आउटपुट क्या होगा भाई? कोई ना, फिर परभनी में जो हुआ भाई, परभनी में आपके शहर के पास कितना दूर है आपके शहर से? नांदेड़ से मेरे 60-70 किलोमीटर है। तो वहां पर देखो बेचारा वो तो बहुजन बटार समाज का व्यक्ति था, तो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी में आते हैं वो, तो यही हो गया ना। देखो तो फिर यार तुम्हारा मटेरियल कहाँ पर है?
मतलब आप ये बोल रहे हो कि इन मुद्दों से उठकर हमें नौकरी, पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन इसके बारे में होनी चाहिए यार। नहीं तो यार मैं बता रहा हूँ ना, अम्बेडकर के दुनिया भर के पुतले हैं, हाँ दुनिया भर के पुतले हैं, और हमारे लोग पुतलों में क्या जान नहीं होती है। एक इंस्पिरेशन मिल जाता है जो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर दिक्कत हो जाती है फिर मुद्दे तुम्हारे पुतले के बनते हैं, भावना के बनते हैं, ऐसे मुद्दे बनते हैं जो मूड वाले मुद्दे हैं, फिर उसको तुम तुम्हारे जीवन के अनुभव से जोड़ देते हो, तो कहाँ प्रगति होगी अंजुल? तुम ही देखो भाई, आज का जो बहुजन समाज का लड़का लड़की है, उनके मेन मुद्दे है कि भाई वो आज भी अपने माता पिता के भरोसे उनकी तनख्वाह पे वो खुद जी रहे हैं, उनकी जो माता पिता की सैलरी है, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। तो ये भयानक मुद्दे पर अब वो ट्विटर पे जाते हैं, ये जाते हैं। सोशल मीडिया तो यार एकदम बेकार एक स्पेस बन गई है साला, मैंने तो ट्विटर छोड़ दिया भाई क्योंकि वो जब से मस्क ने लिया है, हाँ जब से तो वो कचड़ा हो गया है। नहीं तो वो मजा ही नहीं आ रहा है साला, वो अपना ही एजेंडा चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो इन वहां पे तो सिर्फ एक ही एजेंडा चल रहा होता है और वो मजा भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली सोशल मीडिया से डिस्टॉक्स करने का ही एक अच्छी बात है, मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा किया। अब देखते हैं ट्रम्प की प्रेसिडेंसी क्या करते हैं। आओ ब्रेकफास्ट खाते हैं। देखो यार, अब मैं ना जब मैं खाना लेता हूँ ना तो इसका शुगर कंटेंट देखता हूँ, इसमें एडेड शुगर इन्होंने डाली है 6 ग्राम 6 ग्राम इसमें, तो फिर मैं उसको लूँगा नहीं। देखो इसमें देखो इसमें भी ज़्यादा शुगर है, ये तो न्यूटेला है भाई, एडेड शुगर 49, मतलब आधा जो खा रहे हो तुम मिठाई खा रहे हो। तो ये सब चीजें जो है वो नहीं खा, वो ये खाओगे, देखा वाह भाई वाह वाह। अर्ली मॉर्निंग डाइट, उसके साथ मेरे हिसाब से ये पपाया है, हाँ केला नहीं खाऊंगा, केला से भी मोटे होते हैं। ये क्या है? जीरा। अब इसमें ना, इसमें भी शक्कर होगी, तो मैं उसको परफेक्ट थाली बन रही है आपकी तो। हाँ यार, इडली है, नहीं पूरी भी नहीं, हाँ अंडे, अंजुल भाई बढ़िया इतना ही खाना है भाई अपने लिए, अपने को इससे ज्यादा नहीं। आराम से आराम से। कैसे नितिन भाई? इतना सारा हेल्दी फूड देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और जिम के बाद तो और मजा आती है, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो सॉरी यार, वेट करा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, तो पटना में रहते हो? हाँ पटना में रहते हैं। फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ। नीचे जो है टाइम देखो 10:18 हो चुके हैं, मैं लेट हूँ, जल्दी चलते हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद। स्कॉलर्स हमारे डेलीगेट्स आए हैं दूर दूर जगह से। मैं आपको अशोका की कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। आई एम वेरी ऑनर्ड टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस फॉर सम टाइम। We don't have much time. We are starting late as per the Indian ritual, 30 plus minute late. So I'm not. It's going to be a great meeting. We have presentations. We have new schedule because some of our speakers unfortunately had some health complications that they couldn't address. उनको किसी कुछ health की last minute complications की वजह से कुछ नहीं आ पाए, और कुछों की ट्रेन लेट है और कुछ लोगों की फ्लाइट है, क्योंकि कुछ एक हमारे साथी मलेशिया से जापान से आ रहे हैं और अलग अलग जगह से लोग। अभी जैसा कॉन्फ्रेंस शुरू होगी पर हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग का जरूरी है। अशोका की कॉन्फ्रेंस का न्यू शेड्यूल आपने देखा है। मेरा भी रिमार्क्स खत्म हो जाएगा, फिर उज्जवल कुमार आएंगे, उनका टॉपिक पाली बुद्धिस्ट सुत्ता जो सम्राट अशोक ने रेकमेंड की थी उसके ऊपर है, और दूसरा अशोक निब्बान कथा, ये दोनों के वो प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद में विराग सोनटक के आर्ट और आर्किटेक्चरल लेगेसी ऑफ अशोका के ऊपर उनके बात करेंगे। उसके बाद लंच होगा, विल हैव लंच एट 12:30 एंड देन द प्रोग्राम प्रोसीड्स अकॉर्डिंगली। नंदलाल बौद्ध जी मरुभूमि राजस्थान के बारे में बताएंगे, और 2 से 3 रवि गुप्ता जहाँ यहाँ पर क्यूरेटर है, वो नालंदा पे जिनका अभ्यास है, वो इसका आके प्रेजेंटेशन करेंगे। और उसके बाद में हम सोच रहे थे, कल ही हमने डिसाइड किया कि थियोरेटिक के साथ साथ थोड़ा सा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है आसपास पटना में, क्योंकि पटना में इसीलिए आए हैं, तो शायद पटना म्यूजियम या कहीं जाएंगे हम एज अ ग्रुप, अगर किसी को चलना है या वो जो कुछ करना है। उसके बाद में डिनर होगा, और कल से प्रोग्राम की शेड्यूल आप देखते हैं। भारती प्रभु उनके
अशोक धम्म भारत के बारे में ही विल गिव अ प्रेजेंटेशन, एंड देन राजेंद्र कुमार बकोलिया जी अशोका जी के बारे में बताएंगे। और आपने ये आपके सामने पूरा शेड्यूल है, कल 2 कीनोट्स होंगे, राजेंद्र प्रसाद सिंह देंगे, उसके बाद में राजू पटेल देंगे, और फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे। अशोक जब बूढ़े हो जाते हैं और कैसे, इसका साल मैं आपको बताता हूँ, टाइम हमारे पास कम है शायद। तो अशोक जब बूढ़े हो जाते हैं और लेकिन वो दान देना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनके जो अमात्य हैं उनको रोक देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आपका जो धन दौलत है, ये दूसरे के लिए भी है। आप ऐसे एक बहुत भिक्षुक में नहीं लुटा सकते, ठीक काम कर सकते। अशोक उसी समय अपने अमात्य को मारना चाहते हैं, तलवार निकालते हैं, इसको मैं मार दूंगा, बूढ़े हैं। And that time the story said that the Mahendra was in Sri Lanka, he was doing meditation. And he saw that his father was so angry and wanted to kill his ministers. So he just woke up from his meditation and he returned back to India. सम्राट अशोक के बारे में आपने जो जानकारी दी वो बहुत बढ़िया लगी मुझे, खास तौर पे जो आखिरी में आपने बताया कि उनका जो परिनिर्वाण हो रहा था उस समय क्या स्टोरी चल रही थी। आपने एक चीज़ और बताई मुझे कि वो जो उनकी वाइफ थी देवी, उनके बच्चे जो है वो श्रीलंका चले गए थे सारे। मैं एक्चुअली एक यूट्यूब ब्लॉगर हूँ और ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहता हूँ, तो मैं एक्चुअली भी नेपाल गया था और वहाँ पर मुझे काठमांडू में एक स्तूप मिला जिस पर लिखा था चारुमित्रा। और उनके नेपाल जो गवर्नमेंट, उन्होंने रिसेंटली ये फाइंड किया था कि चारुमित्रा जो सम्राट अशोक की जो बेटी थी वो उनका स्तूप था। तो ये कौन सी बेटी थी और उन्हें नेपाल क्यों भेजा, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? क्योंकि मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं ज़्यादा कुछ। देखिए, मैं आपको बहुत शुरू में बताया कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, ठीक है, और मैं कॉलेज से रिलेटेड थोड़ा बहुत अशोक को जैसे मतलब जैसे श्रीलंका भेजा वैसे जो मैंने अशोक की जो 5 वाइफ का नाम बता रहा हूँ, उसमें एक वाइफ का नाम तो नहीं है उसमें। और देखिए कहीं पे मैंने एक अशोक का जीवन में लिखा है, मैंने 5 वाइफ। विदिशा देवी है, कुरवाकी है, असंध मित्रा, पद्मावती, तिष्य रक्षिता। चारों मित्रा जो है पाली में कहीं भी जो है ना, चारों मित्रा नाम नहीं मिलता है। और भी जो लोग इतिहासकार होंगे आपको वो कुछ ज्यादा इस पे बतला पाएंगे। वहाँ पर कुछ ऐसा बताया गया था कि उनकी शादी जो है नेपाल के किसी, मतलब उनकी बेटी थी वो। लीजेंड में अब जैसे भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो 3 बार श्रीलंका गए थे अपने जीवन काल में। तो जितने भी लीजेंड है लोग जोड़ते हैं उसको। भगवान बुद्ध का ऐसा महत्व था कि सब लोग चाहते थे कि वो अपने अपने आए। तो बर्मा में भी है, वहाँ भी लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध बर्मा में भी गए थे। तो उसको इतिहास से आप बहुत ये नहीं जोड़। वहाँ पर अगर आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो वहाँ पे उसकी जानकारी है थोड़ी बहुत कि वो रिसेंटली जो है वहाँ स्तूप जो मिला था वहाँ चारुमित्रा के नाम से। मेरे पास इसका समुचित आंसर नहीं है, बट उससे ज़्यादा मुझे जानकारी मिली नहीं, इसलिए मैं शायद आपको पता हो कि जब श्रीलंका गए थे तो उन्होंने शायद हो सकता है नेपाल ही भेजा हो बुद्धिज्म। मैं पर्टिकुलरली अशोक को लेकर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पाली टेक्स्ट को लेकर काम करता हूँ। और ये जो इंस्क्रिप्शंस था पर्टिकुलरली मैंने देखा कि बहुत से लोग इसको इग्नोर किया है या बहुत ज्यादा इस तरह से इस पर बात नहीं हुई है। तो इसलिए मैं पिछले 2 किया, लेकिन मैं कभी पब्लिश नहीं कर पाया क्योंकि ये पब्लिकेशन के स्टेज पे भी नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे रिफाइनमेंट इसकी जरूरत है। सो विराग सोटक के प्रोफेसर है बनारस यूनिवर्सिटी में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इनका भी का टॉपिक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चरल लेगेसी ऑफ अशोक, पास्ट एंड प्रेजेंट। History of India. This was the vast empire has been covered by the Maurya. मौर्य तो पहले इतना बड़ा एम्पायर किसी का नहीं था और मौर्य के बाद भी इतने हजारों सालों में इतना बड़ा एम्पायर किसी भी साम्राज्य, एक से बड़े एक राजा हुए, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य किसी भी राजवंश ने हासिल नहीं किया। So give me 5 more minutes. तो हम जब अशोक को देखते हैं आज के 2024 में, तो हम जब अशोक की चर्चाएं करते हैं और द वेब में अशोक में डालते हैं तो हमारे अशोक के बारे में इतनी सारी किताबें मिलती हैं, बहुत सारी किताबें, बहुत सारा काम हो गया, नो डाउट यहाँ के लोगों ने बहुत सारा काम किया। बट व्हाट वी आर मिसिंग, ये जो सारी कथाएं हैं, जो सारा लिखा हुआ है, इज ऑल रोड बाय वेरी एकेडमिक पीपल फॉर द एकेडमिक कम्युनिटी। सारे के सारे तो नहीं है। व्हाट वी आर मिसिंग हियर, अगर हमें चाहिए तो हम वेब पे देखते तो हमें चाहिए छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी कहानियां तो लोगों दैट इज मिसिंग। जो छोटी छोटी कहानियां हमें इन किताबों में देखने को मिलती है, मैथमेटिक्स के बुक्स में देखने को मिलती है, फिल्म में देखने को मिलती है, ये मिसिंग। अशोक तो बहुत पॉपुलर है एक अलग कम्युनिटी में, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी को अगर बढ़ाना है
So we need to change our perception and looking for the short stories of his life. सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित प्रथम शिलालेख, ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि शिलालेख की जो परंपरा वहां से शुरू हुई, वो पहला शिलालेख कौन सा लिखा गया? चलो, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। वाह, क्या 135 किलोमीटर दूरी पे और अजमेर पूरी दुनिया के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी है और वहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूरी के ऊपर ये पुष्कर है। तो इस पुष्कर में जो मंदिर है बर्मा का मंदिर, उसके बारे में बताते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही वो बर्मा का मंदिर है और बर्मा में आस्था करने वाले पूरी दुनिया के लोग हैं, वहां पे आते हैं और वो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो अपने देश में जितने भी टूरिस्ट आते हैं विदेशों से, वो हर टूरिस्ट है पुष्कर जाते हैं। मॉडर्न नागरिक की बात कर रहे हैं। मॉडर्न नागरिक बांग्ला से बात का है, लेकिन जो प्रोटो नागरिक है वो बांग्ला से पहले का है। बांग्ला से पहले का है और तगड़ी वाली। आप रिकॉर्ड करो, मुझे से बहुत डर लगता है। नहीं, ये अच्छा, अब बोल तो इसका टेंशन मतलब। यू एक्सेलेंट प्रेजेंटेशंस होल डे। आज काफी अच्छा रहा। वी हैव हैड अ वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन एंड सीम्स लाइक द डिस्कशन इज गोइंग टू कंटिन्यू। सो वी हैव टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस है। अभी कर्टेसी ऑफ डॉक्टर गुप्ता था, बट अभी लेट हो गया वो। कुछ लोगों को बिहार म्यूजियम जाने की तमन्ना थी, पर वो 5 बजे बंद हो जाता है, तो जाने तक बंद हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग जो बाहर से आए हैं वो, क्योंकि हम यहाँ थियोरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी अपनी आंखों से देख ले। या तो पटेल साहब आप बताओ, या 15 मिनट में जा सकते हैं, तो एटलीस्ट एक आध गैलरी तो घूम लेंगे, एक्सरे वगैरह को देख सकते हैं। या तो पटना म्यूजियम, या क्या है वो अशोका का महल। यहाँ पर सेक्शन बहुत जबरदस्त था, मतलब इतना मजा आ गया। अभी हम लोग जो है यहाँ पास में एक बहुत स्तूप है। ये वैगनआर देख के मुझे अपनी गाड़ी की याद आ गई। ये पटना की सड़कें हैं और ये एक्चुअली बहुत पॉश इलाका है जहाँ पर अभी हम लोग चल रहे हैं। और देखिए आगे कौन चल रहा है, इनको देखा होगा आपने हमारे वीडियो में, IIT गांधीनगर से। मजा आया था सर उस समय जब हम लोग मिले थे। बहुत मजा आया था गांधीनगर में जब हम मिले थे। बहुत फेमस हो गई। मुझे लगता है बहुत लोगों को IIT गांधीनगर के बारे में पता भी चला और वहाँ पे बिल्कुल 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 मजा आया बच्चों को। तो मुझे सोचा नहीं था कि हम लोग इतने साल बाद फिर यहाँ पटना में मिलेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था, I was not expecting, लेकिन आपका लेकिन मजा आया। और वीडियो देखा कि आप ग्वालियर से यहाँ पे आए। हाँ, मेरा बहुत कठिन था आना यहाँ पर। अब ये देख रहे हो, ये जो है वो टिकट काउंटर है और ये है बुद्ध स्मृति पार्क। अरे गुड्डू गुडार है। सूरज भाई, आज का ये जो प्रोग्राम था, ये ऐसे अरेंज करने का क्या प्लान था आपका? आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे मतलब इतना इंटरेस्टिंग जो नॉलेज था ना, वो मुझे मिला। मैं भोपाल MP में रहा हूँ। सांची के बारे में जो उनकी जानकारी थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। सम्राट अशोक के परिनिर्वाण के टाइम की जो जानकारी थी वो कमाल की थी, कि क्या कहानी थी। इतना बड़ा सम्राट भी जो है लोगों से अपने खुद के पैसे को दान करने के लिए जो है डाउनफॉल था। डाउनफॉल था, एक तरीके से बोल सकते हैं, रो रहे थे बेचारे। और वो सच में बहुत इम्प्रेसिव इंफॉर्मेशन थी। वो इसके लिए किए थे, इस महापुरुष की वजह से। हम जानना चाहते भाई हमारे इतिहास का, और हमको बताने वाले भी कितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं यार, गिन चुन के तराशे हुए हैं। तो उसके लिए मुझे आनंद है कि आप इस मुझे बहुत वेलकम करना है। मेरे को फायदा हो गया यहाँ आकर। त्रिरत्न ये उधर क्या है उसमें? रिलिक्स है उसमें। चलो यार दर्शन ले लेते हैं। हाँ चलो। सो ये म्यूजियम था और बहुत शानदार था, इसमें बहुत अच्छी खासी जानकारी। तो अभी सामने जो है ना एक स्तूपा है जहाँ पर बुद्धा के रिलिक्स रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जो है बुद्धा के रिलिक्स रखे हुए हैं और इसमें बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 5 रिलिक्स हैं यहाँ पर, 5 या 6 रिलिक्स हैं, जिसमें सेंटर वाला जो है वो CM का है और बाहर के जो 2-3 है उसमें भी बुद्धा के रिलिक्स हैं जो दलाई लामा ला के दिए हैं। जो ग्लास है ना बिल्कुल पैक्ड है और यहाँ पर अंदर से घुस नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर जब बैठे ना थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने मेडिटेशन किया, जो कि बहुत ही अच्छा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उठने की इच्छा नहीं हो रही थी यहाँ से। बहुत शानदार है ये जगह, यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए।
भागो 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 भागो। फाइनली जो है हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं और बस अब डिनर लेकर आज का दिन यहीं ख़त्म करेंगे। अरे क्या नाम है आपका? धनंजय। धनंजय। हम वहाँ मिले थे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ये लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध तो स्वयं कहते हैं ना, एस धम्मो सनातनो। बुद्ध का जो सनातन है और अभी जो सनातन है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अभी जो सनातन है वो क्या है? वो कहता है कि फाइनली डिनर का टाइम आ चुका है। सूरज भाई क्या खा रहे हो आप? यार अभी जैसे आप सुबह बोल रहे थे कि जो मैं सूप लूंगा, प्रोटीन्स ज्यादा लेना है। तो अभी मैं देख रहा हूँ और मैं यार ये बिहारी खाना लग रहा है। दाल मखनी। हाँ, अच्छा लग रहा है देखने में। यार ये तो अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, ये तो अवॉइड है, इतना अट्रैक्टिव है पर बिल्कुल नहीं होगा। चिकन बेटर है प्रोटीन्स के लिए। इसमें कितना ऑयल है? हाँ वो तो है। ऑयल से टेस्ट भी आता है, बट सही। रात हो गई है। बिल्कुल इसके लिए मैं, बाकी लोग नहीं खा रहे हैं उधर, मैं इसके लिए खा रहा हूँ क्योंकि खाने के बाद डाइजेशन को भी समय लगता है। सही बात है, जल्दी खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको तो पता है अपना सलाद इज मेन अट्रैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आज का दिन काफ़ी बढ़िया था, मज़ा आ गया। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे मतलब मैं थैंकफुल हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। यार हमारे समाज के हाल को वहाँ पर, तो जब आपको इस चीज़ की जानकारी होगी, बिल्कुल। तो जब आप समाज में रहोगे तो पता होगे, तो इंफॉर्मेशन आप अपने डिस्कोर्स को तय करोगे ना। बिल्कुल, लोगों तक ये बात पहुंचेगी जरूर। ये भले ये इतना इसका किसी को बताया नहीं, हम क्लोज डोर किया, लेकिन वो बहुत ही गजब का था। मतलब ऐसा था कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। तो जब मैं ब्लॉग वगैरह शूट करता हूँ तो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। जी बिल्कुल, मेरी तो यही तमन्ना थी कि आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिले। यार पनीर खाने का मन कर रहा है, एक्चुअली पनीर ही खा लेते हैं। पनीर में प्रोटीन होता है। मैं पनीर बहुत खा रहा हूँ। पनीर खाओ भाई। पनीर खा रहा हूँ और चिकन खा रहा हूँ। पता नहीं क्या किस तरह का आलू है, बट मेरी जिज्ञासा है। तो आलू ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ क्योंकि देखिए दिन भर हमने कुछ मेहनत की क्या? नहीं करी। कार्बोहाइड्रेट जितना ज्यादा इस्तेमाल करो उतना ज्यादा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप उसको ये नहीं करोगे तो, बर्न नहीं करोगे तो। मेरी समझ से है कि राइस खाओ या रोटी खाओ, ऑप्शन होता है मेरा, मैं दोनों नहीं खाता। मुझे लगता है अगर ये ब्लॉग में पहले डाल देता तो यहाँ भीड़ लग जाती, कितने लोग यहाँ आए तो। किसी को बताया नहीं, माफ। चलो मैं लेके आता हूँ, है ना। मैंने भी कुछ वैसे ही लिया, पनीर लिया, थोड़ा सा चिकन लिया, दाल लिए, चावल लिए, और यहाँ बहुत बेहतरीन डिस्कशन हो रहा है। मतलब क्या ही बताऊँ मैं। हम जब ब्लॉगिंग वीडियो शूट करते हैं ना तो इतना ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और ये लोग जो है ना काफ़ी डिटेल में बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो वीडियोस है वो लोगों तक पहुँचाऊँ, छाप दिया, बच्चों तक पहुँचाऊँ, और उनको उस कंडीशन में ना मुझे बहुत कम डिटेल में बात करनी होती है, क्योंकि अगर मैं जितनी डिटेल में बात करूँगा, जितनी डिटेल में ये सब लोग बात कर रहे हैं तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। और इसी वजह से जो है मेरे वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं और मुझे उस बात की खुशी है। आज का दिन जो था बहुत ज़बरदस्त था। मतलब ये सोचिए कि मुझे सबसे पहले तो ये समझ आया कि सम्राट अशोक के जो स्ट्रक्चर्स थे वो बहुत शानदार थे, कि उनको हजारों साल तक अभी भी इस्तेमाल में किया जाता है, क्योंकि उनके जो क्वालिटी ऑफ वर्क और जो आर्ट, जिस तरह के वो पिलर्स बनाते थे और वो चार मुंह वाला जो शेर था, वो सोचिए वो भारत का चिन्ह बन गया, इतना ज़्यादा पॉपुलर रहा वो। इसका मतलब ये कि एक व्यक्ति ने कुछ डिज़ाइंस बनाए हजारों साल पहले, वो आज भी इतना लोकप्रिय हैं। दूसरा मुझे ये चीज़ समझ आया कि सम्राट अशोक को अभी भी जो है ना बहुत अंडररेटेड रखा गया है। मतलब जितना लोगों को पता होना चाहिए उनके बारे में, सबको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो चार मुंह वाला शेर है, बट बहुत कम लोगों को पता होगा कि सम्राट अशोक की देन है। दूसरा, बच्चों तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा छोटा भीम और वो 2-3 प्रोग्राम और आते हैं, वैसा ही सम्राट अशोक से रिलेटेड भी कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले। ये थोड़ा सा कठिन काम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे वो जल्दी इस बारे में सोचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कल जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह आ रहे हैं, जो पाली भाषा के ज्ञाता हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किताब थी उनकी,
खोए हुए बुद्ध की खोज, जिसे पढ़ने में ऐसा लगता था कि यार इसको अब रुकना नहीं है, पढ़ते चले जाना है। बहुत शानदार तरीके से उसे लिखी गई थी। दूसरे राजीव पटेल आ रहे हैं जिनकी किताब है भ्रम का पुलिंदा, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हम लोग वो बुक सेल करते हैं तो हमें पता है कि वो किताबें कितनी ज़्यादा सेल होती हैं। कल उनसे डायरेक्टली मुलाकात होगी और उनसे बहुत सारी चीज़ों पर अपन बात करेंगे। और वैसे तो ये वीडियो शूट करना अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन आपको पता है ना, अपने को कौन रोकेगा। मिलते हैं कल, बाय, कीप सपोर्टिंग।